अब 7th क्वेश्चन देखते हैं चैप्टर 9 का फ्रिक्शन फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का। इस क्वेश्चंस के जब आप सॉल्यूशंस देखेंगे तो उसको दो तरीके से किया गया है, किसी ने कुछ मान के किया है, किसी ने कुछ। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट्स के साथ जाना है, हमें कहीं का भी आंसर कॉपी पेस्ट नहीं करना है। हमें दिया है an 8000 kg engine pulls a train of 5 wagons each of 2000 kg along a horizontal track. If the engine exerts a force of 40,000 Newton and the track offers a friction force of 5,000 Newton, then calculate first the net accelerating force, second the acceleration of the train, and third the force of wagon 1 on 2. पहले तो क्वेश्चन समझना है, क्योंकि क्वेश्चन अगर समझ लिया तो आंसर आसानी से हो सकता है। हमें दिया है एक ट्रेन का इंजन है, एक ट्रेन का इंजन है जिसका मास दिया है 8000 kg। सो मास ऑफ इंजन हमने माना कि m1 से डिनोट कर रहा हूं मैं 8000 kg। पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स, मतलब कि इस ट्रेन में कितने हैं, 5 वैगन हैं, 5 कोच लगे हुए हैं। अब यहीं से वर्ड चेंज हो गया, ट्रेन ऑफ 5 वैगन। कुछ लोग ट्रेन को इतना मानते हैं जिसमें 5 डिब्बे लगे होते उतना मानते हैं, और कुछ लोग ट्रेन को इंजन प्लस मान के चलते हैं इस क्वेश्चन में। तो थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस आएगा। तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि ट्रेन तो मतलब भाई हमारे लिए क्या होती है, इंजन भी ट्रेन का पार्ट है, तो हम तो इंजन को भी ट्रेन का पार्ट मान के चलेंगे क्वेश्चन में। और कुछ रिफ्रेशर्स अगर आप जाएंगे या सॉल्यूशन जाएंगे तो वहाँ ट्रेन मतलब कितना माना है, 5 वैगन्स को ट्रेन माना है। ठीक है, वापस आते हैं। तो हमारे पास कितने वैगन्स हैं, वैगन मतलब कोच, डिब्बे, W1, W2, W3, W4, W5, और हर एक वैगन का मास दिया है 2000 kg। तो हमने माना मास ऑफ वैगन m इक्वल टू 2000 kg एंड नंबर ऑफ वैगन इक्वल टू 5। फोर्स एक्सर्टिंग बाय ट्रेन इज 40,000 न्यूटन, मतलब कि इंजन ने कितना फोर्स लगाया है, 40,000। कहाँ, इस डायरेक्शन। तब जब वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तब तो हम ले जाके उसको आगे ले जाएंगे। तो 40,000 न्यूटन कहाँ लग रहा है, दिस साइड। फ्रिक्शनल फोर्स लगता है 5000, लेकिन ट्रैक है, ट्रैक क्या करेंगे, अपोज करेंगे मोशन का, कि मत जाओ। तो मत जाओ मतलब कितने न्यूटन से फोर्स लगा रहे हैं, 5000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो फिर हमारा फाइंड क्या करना, टोटल एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना होगा। तो जो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स आएगा दैट वी आर डोनेटिंग एफ डैश विल बी फोर्स अप्लाइड बाय इंजन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो कितना आ जाएगा, 40,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 35,000 न्यूटन। तो हमारा पहला आंसर आ गया, द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स इक्वल टू 35,000 न्यूटन। यहां कहीं भी दिक्कत नहीं आई किसी भी सॉल्यूशन में। अब बी पार्ट है द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। अब यहां से आंसर आपका चेंज हो सकता है। तो एक्सेलरेशन मतलब कि हम जानते हैं एफ इक्वल टू होता है एम ए। तो हमारा एफ कितना है, 35,000 न्यूटन। तो अगर f इक्वल टू एम ए है तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, f डैश अपॉन m। तो अभी हमारे लिए m निकालना है। तो ट्रेन का मास, अब अगर आप ट्रेन को पूरा ट्रेन मान रहे हैं तो क्या आएगा, इंजन का मास प्लस 5 इंटू एक वैगन का मास। ठीक है, दैट मीन m1 प्लस 5m। तो m1 कितना था, 8000, और अगर एक डिब्बे का मास 2000 है तो 5 का कितना हो जाएगा, 10,000। 10,000 प्लस 8, 18,000। तो हमारे पास कितना आ गया एक्सेलरेशन, एफ डैश इक्वल टू एम ए, तो ए इक्वल टू एफ डैश अपॉन एम। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, एफ डैश की वैल्यू कितनी थी, 35,000, और एम की वैल्यू कितनी आ गई, 18,000। अब अगर क्वेश्चन वाला इंजन को ट्रेन में कंसीडर नहीं करता तो यहाँ कितना आ जाता केवल बेटा 10,000, और यहाँ कितना आ जाता 10,000। तो इसका आंसर सीधा सीधा कितना आ जाता 3.5। यहाँ डिफरेंस आ जाता है, जबकि हमारी ट्रेन का मतलब ही क्या होता है, इंजन सहित ट्रेन। ठीक है, तो इसलिए यहाँ जब आप अलग अलग साइट्स पर जाएंगे तो उसका सॉल्यूशन अलग अलग मिलेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा अंतर कहाँ मिलेगा, कि इंजन को इंक्लूड किया है और इंजन को इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास इंक्लूड करने के बाद m कितना आ गया, 18,000। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, एफ डैश अपॉन एम, 35,000 अपॉन 18,000। तो आंसर आ गया 35 अपॉन 18 इक्वल टू 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात करनी है द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन 2, मतलब कि पहला जो वैगन है वो दूसरे वैगन पर कितना फोर्स लगा रहा होगा। तो फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2 इज इक्वल टू
एम डैश इंटू ए। अगेन एम डैश क्या हो जाएगा, जितने रेस्ट बचे हुए हैं डिब्बे उनका मास। तो जितने रेस्ट बचे, कितने डिब्बे बचे हैं, 1 2 3 4, इनका मास चाहिए। तो इनका मास कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8000 एंड इनटू एक्सेलरेशन कितना है हमारा, हम निकाल चुके हैं कितना, 1.94। तो जब सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, 1552 न्यूटन। तो हमारे पास क्वेश्चन आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है हमारे पास। An automobile vehicle has a mass of 1500 kg. What must be the force between the vehicle and road? If the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक हमारे पास व्हीकल है, ऑटोमोबाइल व्हीकल है, जिसका मास कितना दिया है, 1500 kg, और इसका एक्सेलरेशन है वो क्या है, 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नहीं नेगेटिव 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि वो फ्रिक्शनल फोर्स की बात कर रहा है, अपोज फोर्स की बात कर रहा है। साफ लिखा भी है नेगेटिव, तो ए कितना दिया है, -1.7, और निकालना है फोर्स। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, क्योंकि एम भी पता है, ए भी पता है, और हमें निकालना है एफ। तो एफ इक्वल टू होता क्या है, एम ए। दैट मीन्स बहुत ही आसान, एम की वैल्यू पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ गया -2550 न्यूटन। सो फोर्स बिटवीन व्हीकल एंड रोड विल बी -2550 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v। तो हमें पता करना है कि अगर आपका मास पता है और वेलोसिटी पता है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो करेक्ट आंसर इज मास इनटू वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 10, यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस अ फ्लोर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। What is the friction force that all will be exerted on the cabinet? यहाँ सबसे पहले फिर से क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। हमारे लिए दिया है कि एक हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल कैबिनेट है, इस हॉरिजॉन्टल कैबिनेट को हम एक फ्लोर पर रखे हुए हैं। अब इस फ्लोर पर रखने के बाद हम इस पर एक फिक्स फोर्स लगा रहे हैं 200 न्यूटन का। ये हमने 200 न्यूटन का इस साइड फोर्स लगाया हुआ है। तो ये बताया गया है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है मतलब कि एक्सेलरेशन कितना होगा, अभी बताया था पिछले वीडियो में। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब कि u और v सेम, और u और v सेम तो एक्सेलरेशन 0। सिंस द वेलोसिटी ऑफ द कैबिनेट इज कांस्टेंट, इट्स एक्सेलरेशन मस्ट बी 0। देयरफॉर द इफेक्टिव फोर्स ऑन इट विल आल्सो बी 0। अब अगर एक्सेलरेशन ही 0 है तो F इक्वल टू एम ए, तो फोर्स भी कितना होगा, 0। मतलब इस पर कोई भी अनबैलेंस फोर्स लग ही नहीं रहा है, तब जाके ये क्या होगा, हमेशा कंटिन्यू रहेगा। तो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन हम जानते हैं एवरी एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। तो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा होगा, हम जानते हैं जितना एक्शन है उतना ही रिएक्शन होगा। दैट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। दैट मीन्स -200 न्यूटन। फोर्स विल बी -200 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 kg आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। फिर से क्वेश्चन को पढ़ना ज़्यादा आसान नहीं होता है, उसको समझना है। तो दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, दोनों के मास दिए 1.5 kg 1.5 kg। तो हमने माना पहला मास m1 है, दूसरा मास m2 है, इसका मास भी 1.5 kg है, इसका भी मास 1.5 kg है। अब टक्कर होने से पहले कहाँ जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन। तो ने बोला इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब अगर m1 इस साइड जा रहा है तो m2 इस साइड जा रहा है। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है। ध्यान रखना हमेशा कि जब कोई दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो इनमें से किसी एक को हम पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे को ऑटोमेटिकली हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब अगर इसकी वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकेंड है तो इसकी वेलोसिटी कितनी लेनी पड़ेगी, अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण हमें u1 तो 2.5 लिया, बट u2 कितना लिया, -2.5। क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया, हमें खुद से सेंस करना पड़ेगा ये।
तो m1 पता चल गया, m2 पता चल गया, u1 पता चल गया, u2 पता चल गया। अब यहाँ कोलिजन भी हो गया। अब कोलिजन के बाद की कंडीशन भी दी है। अब उन्होंने क्या कहा कि कोलिजन के बाद दे स्टिक टुगेदर, मतलब ये दो ऑब्जेक्ट थे, अब कितने हो गए, एक ऑब्जेक्ट बन गया है। अब एक ऑब्जेक्ट बन गया तो अब ये कितनी वेलोसिटी से जाएगा, तो कंडीशन लगा लेते हैं। बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन के पहले टोटल मोमेंटम, आफ्टर कोलिजन के बाद टोटल मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2, ये हो गया बिफोर कोलिजन। यहां ऑब्जेक्ट तो एक ही है तो उसका मास भी एक ही होगा, तो मास कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2, दैट मीन्स एक ऑब्जेक्ट, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v, और हमें v ही निकालना है। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 1.5 इंटू 2.5 किया, प्लस 1.5 इंटू माइनस 2.5 किया, और m1 प्लस m2 की वैल्यू रख दी और v रख दिया, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा इसका 3.75, इसका माइनस 3.75 इक्वल टू 3 इंटू वी। अब ये तो इक्वल और अपोजिट हैं तो 0 हो गया, तो 3v इक्वल टू कितना 0, तो फाइनल वेलोसिटी विल बी 0 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स यहाँ से वेलोसिटी कितनी हो जाएगी हमारी 0 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन वी पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट pushes back on us with an equal and opposite force. If the object is massive truck parked along the roadside, it will probably not move. A student justify this by answering that the two opposite and equal force cancel each other. Comment on this logic and explain why the truck does not move. क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे धक्का देते हैं तो वो हम पर वापस धक्का देता है, क्योंकि इक्वल और अपोजिट फोर्स लगते हैं। ठीक है, और अगर एक बहुत भारी ट्रक कहीं पार्क है रोड पर, हम उस पर फोर्स लगाते हैं बट फिर भी वो नहीं मूव होता है। तो इस जो इंसिडेंट है, इस पर एक स्टूडेंट ने जस्टिफिकेशन दिया है कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर अपोजिट फोर्स लगाते हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो हमें बताना है कि इस लॉजिक सही है या गलत है। ठीक है, तो एट द ट्रक हैज़ अ वेरी हाई मास, द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड ट्रक इज हाई। मतलब ट्रक बहुत भारी है तो उनके बीच का जो फ्रिक्शन फोर्स भी होगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि F इक्वल टू क्या होता है, ma। ठीक है, व्हेन पुशिंग द ट्रक विद अ स्मॉल फोर्स, जब हम धक्का लगाते हैं तो कितना लगाते हैं, छोटा सा फोर्स लगाएंगे, थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे, देन फ्रिक्शनल फोर्स कैंसिल आउट द अप्लाइड फोर्स। तो मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमारे अप्लाइड फोर्स को कैंसिल कर देगा और कोई भी अनबैलेंस फोर्स जनरेट नहीं होगा। इस कारण से ट्रक मूव नहीं करता, और यही इस स्टूडेंट ने कहा है। दैट मीन स्टूडेंट का लॉजिक बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। A hockey ball of mass 200 gram traveling at a 10 meter per second is stuck by a hockey so as to return it along its original path with a velocity of 5 meter per second. Calculate the magnitude of change of momentum occurred in the motion of the hockey ball by the force applied by the hockey stick. मतलब कि पहले एक बॉल थी जिसका मास है 200 ग्राम, कन्वर्टेड इन ऐसा यूनिट, तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 डिवाइड 1000 इज इक्वल टू 2/10 kg। एक बॉल को इनिशियल वेलोसिटी से फेंका, दैट मीन्स इस साइड गई तो कितनी चली गई, 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन दूसरी स्टिक से वापस उसी को फेंका, तो फिर से बात हो रही है डायरेक्शन चेंज कर दी है, तो डायरेक्शन चेंज कर दी तो फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। इनिशियल वेलोसिटी अगर 10 मीटर पर सेकेंड इस साइड जा रही है बॉल, तो फाइनल वेलोसिटी की बॉल कहाँ जा रही है, इस साइड। तो u अगर पॉजिटिव है तो v कहाँ होगा, नेगेटिव। तो फिर चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम हमें पता है कितना, मास इंटू वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मास इंटू वेलोसिटी। m कॉमन लिया तो क्या आ गया, v माइनस यू, v की वैल्यू -5, u की वैल्यू 10, सॉल्व किया -15 और सॉल्व किया तो -30/10, दैट इज -3 और यूनिट ऑफ मोमेंटम kg मीटर पर सेकेंड। सो चेंज इन मोमेंटम इज -3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड।
क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं।